नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा की लिखी कहानी आखिरी फोन कॉल। सब याद है मुझे। ऐसी चीजें भला कोई भूल सकता है? दुनिया की पहचान भी ऐसे समय में होती है। सगे माँ बाप भी साथ नहीं देते, फिर दुनिया से क्या आशा। बात उन दिनों की है जब महज 16 साल की थी। आंखों में अनगिनत सपने थे, कुछ मीठे कुछ नमकीन भी। मीठे जैसे मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। नमकीन जैसे बस स्टॉप पर एक लड़का लगातार घूरता है। क्या करूं? जब उसकी आंखों से मेरी आंखें मिलती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। बार बार खुद को समझाती, भारती ये तेरी मंजिल नहीं है। ना उसने बस स्टॉप पर आना छोड़ा, ना ही मेरी आंखों ने उसकी आंखों से मिलना। मैं तो कभी बायोलॉजी के मेंढक के आर्टेरियल सिस्टम, तो कभी केंचुए के नर्वस सिस्टम में गोते लगाती, तो कभी केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटती रहती। ज़्यादातर फिजिक्स के मोस्ट डिफ़िकल्ट सवाल पागल कर देते। डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी था। जब कभी बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाती, वो पूछती, माहवारी हुई या पेट दर्द करता है? उंगली छूकर बताओ कहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है? कभी कभी तो बड़े अजब से सवाल, टट्टी हुई, रंग कैसा था, काला या पीला? मन ही मन हंसती कि ये सब पूछने के लिए इतना सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वक्त की भी अपनी आंख मिचोली होती है। बीतता वो है, खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आया तो अटक गए और सुख आया तो भटक गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में सब डॉक्टर साहब कहकर पुकार रहे थे। स्कूल में भी सारे टीचर मुझ पर आशा लगाए हुए थे। अड़ोसी पड़ोसी अपने बच्चों को मेरा उदाहरण देते थे। पता नहीं एक दिन कहाँ से गुलशन नंदा की एक नॉवल हाथ लग गई। उसे पढ़ मन बल्लियों उछलने लगा। उन आंखों की याद आने लगी जिनसे मेरी आंखें लड़ती थी। बड़ी बेसब्री से मेरी आंखें उसका इंतजार करने लगी। इससे पहले हमेशा उन आंखों में आग्रह था और मेरी आंखों में अवहेलना। लेकिन उस दिन उन आंखों के आग्रह का जवाब मेरी आंखों की स्वीकृति थी। वो आंखों वाला बंदा मेरे पास आया और एक चिट्ठी नीचे फेंक गया। मैंने धीरे से उसे उठाकर अपने बस्ते में रख लिया। मन में कई सितार बजने लगे और बस अब तो बस इंतजार था। स्कूल पहुंच चिट्ठी खोल पढ़ने लगी। उस जमाने में बदनामी का डर भी बहुत था कि किसी को पता न चल जाए। जैसे ही स्कूल पहुंची तो तुरंत बस्ते से प्रेम पत्र निकाल वॉशरूम गई। वॉशरूम के अंदर इतनी बदबू थी कि 1 मिनट ठहरना भी नामुमकिन था। लेकिन प्यार अंधा होता है। वॉशरूम की दुर्गंध तो इस प्यार के आगे बहुत ही छोटी थी। दरवाजा ठीक से बंद भी नहीं होता था। इससे पीठ को दरवाजे से टिका पत्र खोला। शायद प्रेमी महाशय ने बहुत पहले लिख रखा था, जो इस प्रकार था। सपनों बहारों और दिल की रानी, बहुत सारा प्यार। अब जब तुम ये पत्र पढ़ रही हो, मेरा दिल बल्लियों उछल रहा है। काश काश दिल चीरकर दिखा सकता कि तुम किस तरह दिल में समाई हो। तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। मेरा प्यार सच्चा है। जब से तुम्हें देखा है, मेरी दिन और रात की नींद उड़ गई है। बस इंतज़ार है तुमसे मिलने का। आज शाम बस स्टॉप पर ही तुम्हारा इंतज़ार करता मिलूंगा। तुम्हें दिलो जान से चाहने वाला एक प्रेमी। इस पत्र को पढ़कर पूरे बदन में सिरहंसी होने लगी। बाप रे, मैं और सपनों की रानी। अचानक वॉशरूम में किसी ने धक्का दिया तो मैं जैसे नींद से जागी। हड़बड़ाकर दरवाजा खोल बाहर निकल सीधे क्लास पहुंच गई। पूरी क्लास में ना जाने कहाँ गुम रही। पूरा ध्यान शाम की मीटिंग पर था। उम्र भी 16 और महीना भी सावन और सपने भी रंगीन। फिर क्या था, बस दुनिया भी रंगीन।
मेरी बेचैनी देख सहेलियों ने पूछा भी कि कोई बात तो नहीं। मुझ जैसी पढ़ाकू को देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी की भी सपनों और पहाड़ों की रानी हो सकती हूँ। अब तो बस वापस अपने स्टॉप पर पहुंचने की जल्दी थी। अब तक सुना ही था कि बस में कितनी भी भीड़ हो, कंडक्टर की जगह खाली रहती है। ठीक उसी तरह माँ बाप भाई बहन और पुस्तकों के प्यार के बाद दिल का एक कोना प्रेमी के लिए हमेशा खाली रहता है। ये तो मेरा प्रेमी भी नहीं था। अभी तक उसकी आंखों का मेरी आंखों से याराना था। खैर, वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे सुबह से इंतजार था। उसे सामने देखकर हाथ पैर कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका भी शायद यही हाल था। डर भी लग रहा था कि कोई देख ना ले। उसने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, दूर झाड़ियों के पीछे बैठकर बात करते हैं। मैंने सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। वो तेज तेज चलने लगा। मैं तो शायद पीछे पीछे दौड़ने लगी। मुझे इस तरह सड़क पर पसीने पसीने हो दौड़ते देख पापा के दोस्त भट्टाचार्य अंकल जो सामने से आ रहे थे घबरा गए। मुझे रोक उन्होंने पूछा, भारती बेटा क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने खुद को संयमित करते हुए कहा, नहीं अंकल, घर जल्दी पहुंचकर होमवर्क करना है ना। अंकल, घर? बिटिया तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है। मैंने भी सीधे जवाब दिया, वो अंकल जी, फ्रेंड से नोट्स लेकर सीधे घर जाऊंगी। अंकल को भी चैन कहाँ था। उन्होंने पूछा, फ्रेंड झाड़ियों के पीछे? फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? मैंने कहाँ हार मानी थी। मैंने भी उत्तर दिया, अंकल 20 से शॉर्टकट लेकर जाऊंगी। ओके अंकल, बाय, आई एम गेटिंग लेट। कुछ देर वहीं रुक अंकल के ओझल होने की प्रतीक्षा की, फिर अपनी राह पर चल पड़ी। वहां महाशय पहले से ही जमीन में बैठे हुए थे और अपने ठीक बगल की जमीन हाथ से साफ कर अपना रुमाल बिछा मेरे लिए आसन तैयार कर रखा था। उसकी आंखें एकटक मेरी आंखों को देखी जा रही थी। मेरी पहचान भी सिर्फ उसकी आंखों से थी। ना उसका नाम मालूम था, ना जाति, धर्म और ना ही काम। मेरी सांसें जोरों से चल रही थी। उसने मुझसे कहा, थोड़ी देर आराम से बैठो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा पानी पी लो। वो अपने साथ पानी भी लाया था। उसकी आवाज भी आंखों की तरह जादुई थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था। अंधेरा भी हो रहा था। घर पर भी सब मेरे स्कूल से आने का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उसे डरते हुए कहा, मैं चलती हूँ, घर पर सब राह देख रहे होंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे। उसने आंखों से थोड़ी देर और रुकने की गुजारिश की। मैं मजबूर हो गई और मैंने सहज होने की कोशिश की। अभी हम अपनी बातों को आगे बढ़ाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर डंडा मारा हो। वो जोर से चिल्लाया, दर्द से तड़पने लगा। पीछे मुड़ने पर पाया एक पुलिस वाला हम दोनों की तरफ डंडा लेकर खड़ा था। कमर पर मुझे एक बंदूक भी दिखी। मैं तो डर के मारे कांपने लगी। उसने मेरे आशिक को फिर एक डंडा मारा और मुझे लगा वो वहीं बेहोश हो गिर गया। उसके बाद वो पुलिस वाला गंदी गंदी गालियां देते हुए मुझे खींचने लगा और मैं तो लगभग बेहोश सी हो गई। होश आया तो अपने को 5-6 पुलिस वालों से घिरे पाया। मुझे शरीर के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था और मेरी सफ़ेद सलवार खून से सनी थी। मुझे जो याद आ रहा है वो ये कि एक के कान में एक बड़ा सा मस्सा था। अपने कुकर्मों के निशान बड़ी अच्छी तरह से उन दरिंदों ने मिटा दिए थे। उसके बाद मुझे मेरे ही घर के सामने छोड़ एक पुलिस वाला चला गया। मेरे स्कूल से घर ना पहुंचने पर घर पर कोहराम मचा हुआ था। स्कूल फोन कर बस ड्राइवर का पता ले। पापा ड्राइवर के घर भी हो आए थे। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि मुझे उसने
बस स्टॉप पर ही उतारा था। आसपास के सभी घरों में पूछताछ की गई। मैं जब लड़खड़ाते हुए बदहवास सी जब घर पहुंची, तब तक गनीमत अड़ोसी पड़ोसी जा चुके थे। गनीमत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब लड़की की इज्जत आबरू ही परिवार का सब कुछ होती थी। कैसे हुआ, किसने ये तेरी हालत की, ये पूछे बिना माँ मुझे अंदर ले गई। मुझ अधमरी को पहले अच्छी तरह नहलाकर, सब पोंछ पाछ दूसरे कपड़े पहनाकर फिर सवाल दागने शुरू किए। कलमुही, कहाँ से मुंह काला करके आ रही है? मार डालेगा तेरा बाप। कौन है वो कमीना? बताती क्यों नहीं? हाय रे फूटी किस्मत। नहलाने के बाद मेरे बैग से वो आशिक की चिट्ठी मिल गई, जिसका नाम और पता ना ही मुझे मालूम था और ना ही उस चिट्ठी में लिखा था। मैं तो कुछ बोलने लायक हालत में ही नहीं थी, चुपचाप पड़ी रही। मुझे ही माँ उस चिट्ठी की वजह से कुलक्षणी समझती रही। चिट्ठी का राज भी माँ सीने में दबाई रही कि अगर पापा और भाइयों को पता भी चल जाता तो एक विश्व युद्ध सा छिड़ जाता। माँ ने कमान अपने हाथ में ले ली कि कोई भारती यानी मुझसे कुछ पूछेगा नहीं। मैं तो कई दिनों तक अधमरी पड़ी रही। मैं तो पुरुष की परछाई देखकर भी डरने लगी। तब घर वालों का माथा ठनका। स्कूल जाने के नाम से भी मैं कांपने लगी थी। पापा भी जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ था। मुझे कई दिनों तक पागलपन के दौरे आते थे। कोई कुछ भी पूछे और मैं कांपने लगती। पूरा साल इसी तरह बर्बाद हो गया। आज का समय होता तो शायद औरतों का झुंड मुख्यमंत्री निवास के आगे बैठ गया होता। कितने मीडिया हाउस को मसाला मिल गया होता। घर पर किसी को भी पूरे सच का पता नहीं चला। कम से कम घर वालों को इतनी अक्ल तो आई कि मुझे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए। सपनों, बहारों और दिल की रानी बनाने वाले आशिक का कोई पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उसके बाद बस स्टॉप पर गई ही नहीं। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर चोपड़ा के कई सेशन लेने के बाद मैं कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। मुझे कुछ याद भी आ गया था, लेकिन तब तक 1.5 साल बीत गया था। अगर राजा ही प्रजा को लूटे तो कौन न्याय करेगा? डॉक्टर बनने का सपना तो चूर चूर हो गया था। अब किसी तरह अपना सब कुछ समेटने की कोशिश जारी थी। किसी तरह पहले मैट्रिक फिर बीए आर्ट्स में कर लिया, लेकिन प्रतिभावान भारती कहीं खो गई थी। उसके सारे अद्वितीय गुणों को मानो पाला मार गया था। पुरुष शब्द ही डिक्शनरी से बाहर कर दिया था। घर वालों की मदद से घटना के 5 साल बाद मैंने थोड़ा पुराने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। बड़ी हिम्मत कर स्कूल की एक फ्रेंड निशा, जिसके पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, के घर गई। उसके पापा को देख तो मेरा रोना ही छूट गया। वो अपाहिज बिस्तर पर पड़े थे। उसने रोते हुए बताया कि 4 साल पहले उसके पापा अपने 4 साथियों के साथ किसी अपराधी गैंग को पकड़ने गए थे। अपराधियों के साथ मुठभेड़ में उनके स्पाइनल कोड में गोली लगी और वो तब से अब तक बिस्तर पर पड़े हैं। और बाकी 4 साथियों का भी लगभग यही हाल है। किसका हाथ तो किसी का पैर कटा, तो किसी के समझने सोचने की शक्ति खो गई। मैंने अंकल को पास जाकर ढाढ़स देना चाहा। पास जाते ही मेरी नज़र उनके कान के पीछे के बड़े से मस्से पर पड़ी और फिर मैं कांपने लगी। किसी तरह मुट्ठी बांध खुद को मजबूत किया और बड़े दिनों बाद ऊपर वाले को याद किया। लगा माँ सच कहती थी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। 5 सालों बाद उस रात में चैन की नींद सोई। वापस आकर खुद को इतना सशक्त पाया और मन ही मन एक निर्णय लिया और खुद उस दिन की घटी घटना माँ और पापा को अपने मुंह से सुनाई। अब तक भाई जो मुझसे बड़ा था और अपनी जिंदगी में सेटल हो चुका था, मैंने पापा से एक गुजारिश की कि पापा,
सबकी कहानी मेरी तरह तो नहीं होती कि आप जैसे माँ बाप मिले और सारे मसले को इस तरह दबा लें कि पड़ोसी को भी भनकना पड़े। क्यों ना मैं, माँ और आप एक NGO बनाएं जिसमें हम बलात्कार पीड़ित लड़कियों को न केवल न्याय दिलवाएंगे बल्कि उनके पुनर्निवास की भी पूरी कोशिश करेंगे। पापा प्लीज, आई एम श्योर ज़्यादा लड़कियों को उनकी इज्जत लूटने वाले ही कोठे में बिठा देते होंगे। मेरी पूरी कहानी पहली बार मेरी ही जुबानी सुन पापा माँ तो सदमे में आ गई। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि समाज के रक्षकों ने ही मेरा भक्षण किया था। माँ तो उस दिन तक मुझे ही दोषी मान रही थी और मेरे चिट्ठी वाले आशिक की ही कारगुजारी समझ रही थी। मेरी हालत की वजह से सच बाहर आ ही नहीं पाया। पापा धीरे से बोले, बेटा शादी कर ले, घर बसा ले। मैंने रोते हुए उत्तर दिया, पापा आदमी की परछाई से भी डर लगता है। कुछ करना चाहती हूँ, मदद कीजिए। पापा ने भाई से फ़ोन पर मेरे प्लान के बारे में बात की। वो भी मुझ में जीवन की लहर देख खुश हो गया और मेरे प्रस्ताव को तुरंत हरी झंडी दिखा दी। हमारा घर, जिसमें आगे पीछे भी काफ़ी जगह थी, को मैंने उन महिलाओं का शेल्टर हाउस बना लिया। उसके बाद जो मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर रुकी नहीं, हर लड़की की एक अलग ही रोंगटे खड़े करने वाली कहानी थी। कई जगह तो अपनों ने ही मजबूर किया था पैसों के लिए बिकने को, कई तो बच्चों का पेट भरने के लिए स्वेच्छा से खुद का सौदा कर रही थी। ये तो समाज को खोखला करने वाला एक दीमक था। इससे हमारे मुहिम में कई समाज सेवी संस्थाएं जुड़ती गईं। बहुत सारे धरने, कैंडल मार्च और बड़े बड़े लोगों के यहाँ छापे भी पड़वाए। इससे हमेशा मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की जान को खतरा रहता। सारे मीडिया चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाए रहते थे। जिस घटना को माँ बाप दीवारों से भी बचाकर रखना चाहते थे, अपने साथ घटी उसी घटना का जिक्र मैं लगभग हर इंटरव्यू में बेझिझक करती थी कि मैं एक रेप विक्टिम हूँ और मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ था। मेरे बलात्कारी पुलिस वाले थे और एक तो उसमें मेरे बचपन की सहेली का पिता ही था। अब मेरी उम्र भी 40 की हो चली थी और शादी का कोई इरादा भी नहीं था। हम लोगों से स्वेच्छा से दान भी लेते थे। अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े बड़े नेता, बिजनेस हाउस और कई NRI भी हमें खुले हाथों दान देते। मेरे साथ अब कई लोग स्वेच्छा से जुड़ गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक कोरोना के कहर ने सबकी जिंदगी हिला दी। हमारे यहाँ ज़्यादातर महिलाएं कोई ना कोई काम करती थी, जैसे कढ़ाई, बुनाई और कई चीज़ें, जिन्हें बेचकर हमें घर चलाने के लिए अच्छे पैसे मिल जाते थे। हमारे संस्थान में काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह न खरीदार मिल रहे थे, न ही दानवीर लोग। मैं बड़ी पशोपेश में थी। सब कुछ लॉकडाउन था। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी उठाने पर वहाँ से आवाज़ आई, आप भारती नारायण बोल रही हैं? मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ। थोड़े दिन पहले आप मेरे ऑफिस डोनेशन लेने आई थी। तब मुझे आपके इतने अच्छे काम की मालूमात नहीं थी। आप अपना कार्ड हमारे ऑफिस में छोड़ गई थी, जो मुझे आज मिला है। आप आधे घंटे में आकर चेक ले जा सकती हैं। मैं तो हवा में उछलने लगी। तुरंत अमित जी के ऑफिस की ओर निकल पड़ी। किस्मत बहुत अच्छी थी। मेरा इंतज़ार करते हुए अमित जी बाहर ही मिल गई। मुझे देखकर बोले, आई एम इम्प्रेस्ड। कल ही आपका इंटरव्यू टीवी पर देखा। यू आर ए ब्रेव। हेड्स ऑफ यू टू। ग्रेट। एनीवे, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। विल मीट यू आफ्टर आई एम कम बैक। मेरे हाथ में एक चेक जो लिफाफे के अंदर था पकड़ाकर वो अपनी जीप खुद ही ड्राइव करते हुए निकल गई। घर जाकर लिफाफा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अभी तक मिले हुए डोनेशन से कहीं बहुत ज़्यादा, 25 लाख का था। कहाँ तो कोरोना ने सबको बर्बाद कर दिया और यहाँ मेरी असहाय लड़कियों के लिए
करीब 1 साल की मदद मिल गई थी। मैंने उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। शायद ड्राइव कर रहे होंगे। उसके बाद अगले दिन भी करीब 7 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तीसरे दिन मुझे एक अननोन नंबर से एक फ़ोन आया। मैम, हम बड़ौदा सिविल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। यहाँ एक मरीज है जिसे हेड इंजरी हुई है। उनका फ़ोन भी पूरी तरह डैमेज हो गया है। बड़ी मुश्किल से सिर्फ उसमें से आपका नंबर निकाला है, जो कि उस नंबर पर आखिरी कॉल था। उन्होंने फ़ोन पर व्हाट्सएप में मरीज की फ़ोटो भी भेजी। वो हमारे मसीहा थे, जिनकी वजह से हमारे संस्थान की 1 बरस की चिंता दूर हो गई। मैं तुरंत मैनेजर को ले बड़ौदा की ओर निकल पड़ी। अहमदाबाद से बड़ौदा की दूरी 2.5 घंटे की थी। उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सारे रास्ते उनके बारे में ही सोचती रही। गूगल में अमित कुमार डालकर ढूंढती रही, लेकिन परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूरे गुजरात में कोरोना का कहर छाया हुआ था। पूरा रास्ता खाली था। हम 2 घंटे में ही पहुंच गए। डॉक्टर और पुलिस वाले मेरा ही वेट कर रहे थे। अमित जी की सर्जरी होने वाली थी। सर्जरी के पहले मरीज के रिश्तेदार को कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है। वो मरीज का बहुत करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, जैसे पति, पत्नी, माँ, बाप, भाई या बहन। उसमें दोस्तों के लिए कोई कॉलम नहीं था। हाई प्रोफाइल और पुलिस केस में तो कंसेंट बहुत ज़रूरी थी, और वो भी जल्दी। मैंने मसीहा की जान बचाने के लिए जल्दी कंसेंट फॉर्म भर दिया और रिलेशन की कॉलम में वाइफ लिख दिया। सर्जरी करीब 2 घंटे चली। मैं बाहर बैठी हुई थी। कोरोना की वजह से अस्पताल खाली था, पर फिर भी डर का वातावरण था। डॉक्टर बाहर आ मिसेस अमित के लिए आवाज़ें लगा रहे थे। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ही वहाँ मिसेस अमित थी। डॉक्टर के बुलाने पर वहाँ गई तो पता चला कि ऑपरेशन सफल हुआ था, पर उन्हें होश में आने में टाइम लगेगा। मैं तो उनके ना तो परिवार वालों को जानती थी, ना ही दोस्तों को। पत्नी बने रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। तुरंत अहमदाबाद फ़ोन कर बताया कि मुझे बड़ौदा में कुछ दिनों रुकना होगा, ताकि वो लोग चिंता ना करें। मैं एक पत्नी की तरह अमित जी का पूरा ध्यान रखती। पुरुषों से नफरत थी, लेकिन ये तो लाचार पुरुष था और इसने मेरी बड़ी मदद की थी, बिना किसी शर्त के। एक बार तो मैंने एक आईएएस अधिकारी को एक थप्पड़ भी मारा था, जब हमारे किसी पेपर पर साइन करने के पहले उसने एक रात के लिए एक सुंदर लड़की की मांग की थी। उन्हें तो थप्पड़ मार उस समय तो मैं चुपचाप निकल गई, पर बाद में उन्हीं लड़कियों और मीडिया की मदद से उसका स्टिंग ऑपरेशन कर जेल भिजवा दिया। धीरे धीरे अमित जी को होश आ रहा था, लेकिन दिमागी तौर पर याददाश्त वापस आने में समय ले रही थी। उन्हें मेरी आदत सी हो रही थी, बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते। मैं भी शायद कुछ हद तक भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। एक दिन अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। एक नर्स कोरोना पॉजिटिव थी और उसने कई मरीजों को कोरोना संक्रमित कर दिया। उसमें मेरे पति यानी अमित भी एक थे। मैंने भी नोटिस किया था कि पिछले 3 दिनों से अमित को बुखार था। मैंने सोचा, अब तो मुझे यहाँ और रुकना पड़ेगा। मेरी वेशभूषा हमेशा एक शर्ट, वो भी ऑफ वाइट, ब्राउन या ग्रे, और नीचे जीन्स या मिलती जुलती पैंट। रंगों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बीच में लॉकडाउन में ढील हुई तो वही बड़ौदा में रंग बिरंगे कुर्ते और लेगिंग्स ली। चेहरे की भी थोड़ी लीपापोती की, जो मैंने 16 साल के बाद कभी नहीं की थी। दिन में 2 बार मास्क, पीपीई किट पहन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं अमित को देख सकती थी। डॉक्टर और नर्सेस तो सचमुच भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे। मैं जैसे ही मिलने जाती, अमित के चेहरे पर हंसी आ जाती। कोरोना ने मुझ जैसे पाषाण को भी पिघलाना शुरू कर दिया। वो तो कोरोना की शुरुआत थी। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं थे। लोग मरते जा रहे थे। घर वालों को शव भी नहीं दिए जा रहे थे।
गनीमत ना सड़कों और ना ही अस्पताल में भीड़ थी। इससे मैं और अमित दोनों ही गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। हमारे बीच की कड़ी वो लास्ट कॉल था जो अमित के फ़ोन में मैंने किया था। प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा मैंने कभी सोचा ही ना था। आज अपने पुराने आशिक का खत, सपनों, बहारों और दिल की रानी बहुत याद आ रहा था और मैं खुद ही खुद शर्मा भी रही थी। डर लगता था कि अमित को कुछ हो ना जाए और मेरी मोहब्बत परवान चढ़ने के पहले ही खत्म ना हो जाए। अभी तो ये एक तरफा थी, क्या पता कल अमित की असली बीवी आकर अपना दावा न ठोक दे। स्वार्थी मन कहता अमित की याददाश्त ही ना आए। कितना भी नारियल बनो, अंदर तो मुलायम गुदा ही रहता है। नहीं तो मेरी जैसी कठोर महिला जिसे मर्दों के नाम से ही नफरत थी और आज एक अनजाने मर्द की सेवा में लगी हुई थी। इसमें बहुत बड़ा हाथ कोरोना लॉकडाउन का भी था। इसकी वजह से ना केवल मेरी बल्कि अमित की पहचान भी छुपी हुई थी। ये शुरुआत के दिनों की बात है जब मौत का दूसरा नाम कोरोना था। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो हेड इंजरी और उसके ऊपर कोरोना। लेकिन भगवान है और सब कुछ प्रारब्ध है। मेरे लिए अमित को ठीक होना था, सो हो गई। जैसे ही अमित की याददाश्त वापस आई, उन्होंने सबसे पहले पूछा, मैं यहाँ पहुँचा कैसे? डॉक्टर ने जवाब दिया, पहुँचे तो आप अपने आप। भाग्यवश आपके फ़ोन में लास्ट कॉल आपकी पत्नी की थी। उन्हीं की सेवा और केयर से आपको दूसरा जीवन मिला है। सो 3 चीज़ें आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है: द लास्ट कॉल, द लविंग वाइफ और द सेकेंड लाइफ। अमित तो भौचक्के से डॉक्टर को देखते रहे। द वाइफ? डॉक्टर, हाँ जनाब, अच्छों की हवा टाइट हो जाती है इस बीमारी के नाम से। ये बेचारी टस से मस नहीं हुई। ज़्यादातर मरीजों के घर वाले भाग जाते हैं अपने मरीज को छोड़कर। ग्रेट मैन, यू आर लकी। अमित मुझे एकटक देखने लगे और मैंने अपनी नज़रें झुका ली। इसके बाद जो हुआ वो कभी सोचा ही ना था। अमित भी कुंवारे थे, प्यार में ठुकराए हुए। उन्होंने भी कभी शादी ना करने की कसम खाई थी। लॉकडाउन में ही हमारी शादी बड़े सादे तरीके से हुई। संस्थान को चलाने वाली अब तक केवल भारती दीदी थी। अब अमित जीजाजी भी उनके अभिभावक बन गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।